16 महाजनपदों में कालांतर में 4 ही महाजनपद ऐसे थे जिनका अस्तित्व हमें लंबे समय तक इतिहास में दिखाई देता है, क्योंकि अन्य जो महाजनपद थे उन्हें या तो इन चारों महाजनपदों ने जीतकर अपने में विलय कर लिया था, या वे महाजनपद स्वयं अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण या उनके शासकों की अयोग्यता के कारण समाप्त हो गई थी। कालांतर में जो 4 महाजनपद शेष रह गए थे उनमें मगध, अवंती, वत्स और कौशल ही ये शेष थे। और इन चारों में भी मगध जो महाजनपद था वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि कालांतर में वह एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार मगध महाजनपद किस तरह एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, इस बिंदु पर आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि किन कारणों से मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। इसके जो विस्तृत कारण थे उन पे हम चर्चा करना चाहेंगे। मगध के उत्कर्ष में जो पहला कारण आता है कि किन कारणों से मगध एक विशाल साम्राज्य बना, वह कारण है मगध की भौगोलिक स्थिति। क्योंकि मगध जो महाजनपद था उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी वह अन्य महाजनपदों की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित थी, क्योंकि मगध जो महाजनपद था वह उत्तर तथा दक्षिण में नदियों से घिरा हुआ था। इस कारण इसकी सुरक्षा अधिक आसान थी। इस महाजनपद में अपरिमित अर्थात विस्तृत क्षेत्र में उत्तम जल स्रोत और चरागाह थे। दूसरे में यह महाजनपद उस समय इस तरह नदियों द्वारा सुरक्षित था कि भौगोलिक कारणों से यह एक प्रकार से सुरक्षा प्राप्त था। इसलिए इसकी भौगोलिक सुरक्षा इसके उत्थान में एक महत्वपूर्ण कारण बनी। इसका परिणाम यह हुआ कि इसकी जो सीमाएं थी वह नदियों द्वारा सुरक्षित हो गई और इसे अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने में आसानी हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था जिस कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, वह कारण था लोहे की उपलब्धता। क्योंकि मगध साम्राज्य में लोहे की पर्याप्त खानी थी और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उस युग में लोहे का महत्व इसलिए भी अधिक था कि क्योंकि जो सैनिक थे, जो शक्तिशाली सेना के लिए आवश्यक था, वह था हथियारों की उपलब्धता। और जो तीर, तलवार, भाले आदि उस युग में युद्ध में प्रयुक्त होते थे, उन सब को बनाने के लिए लोहा आवश्यक था। क्योंकि मगध साम्राज्य में लोहे की पर्याप्त खानें थी, लोहे की उपलब्धता आसान थी, इसलिए आसानी से सैनिकों को अच्छे हथियार मिल जाते थे। युद्ध के लिए तीर, तलवार, भाले इनकी उपलब्धता आसानी से हो जाती थी। और साथ ही साथ एक सुदृढ़ साम्राज्य के लिए उसकी
आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होना आवश्यक होता है। तो लोहे की उपलब्धता के कारण सेना के लिए अच्छे हथियार ही आसानी से उपलब्ध नहीं हुए, बल्कि कृषि के लिए भी जो कृषि उपकरण थे उनके निर्माण में भी लोहा आवश्यक था। तो इसलिए लोहे की उपलब्धता ने जहां सैनिकों के लिए हथियार आसानी से उपलब्ध करवाए, वहीं कृषि के लिए भी कृषि उपकरण सरलता से उपलब्ध हुए, जिससे मगध में कृषि का विस्तार हुआ और अच्छी पैदावार हुई, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई। साथ ही साथ लोहे की उपलब्धता ने एक और भी लाभ जो है मगध को प्रदान किया, क्योंकि उस युग में जो आर्यों का विस्तार था वह पूरब की ओर हो रहा था, और इस विस्तार में जो कृषि भूमि का विस्तार हो रहा था, तो कृषि भूमि के विस्तार के लिए जंगलों को साफ करना आवश्यक था, और जंगलों को साफ करने में लोहे के औजारों ने विशेष भूमिका निभाई। और इस तरह जंगलों को साफ कर उसे कृषि योग्य बनाने में भी लोहे की उपलब्धता व लोहे के औजारों ने सहयोग, उनसे एक महत्वपूर्ण सहयोग मिला। तो इस तरह लोहे की उपलब्धता ने विविध प्रकार से मगध के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ मगध की जो उर्वरा भूमि थी उसने भी मगध की समृद्धि और उसके उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मगध की जो भूमि थी वह गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी थी, और गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का जल मगध की उपजाऊ भूमि की सिंचाई के लिए उपलब्ध था, जिस कारण इस उर्वरा भूमि में अच्छी उपज हुई और साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, जिस कारण मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बन सका। साथ ही साथ मगध के उत्कर्ष में वहाँ के उद्योग धंधों एवं व्यापार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि मगध में आवागमन के जो साधन थे, नदियों से जो आवागमन होता था वो आसान था, इसलिए मगध में उद्योग एवं व्यापार के कारण नगरों का उत्थान हुआ, उद्योगों में वृद्धि हुई और नगर व्यापारिक केंद्र बन गए, जिससे मगध की आर्थिक समृद्धि हुई। मगध का जो सैनिक संगठन था वह श्रेष्ठ था, क्योंकि मगध के पास शक्तिशाली सेना थी, मगध के पास अच्छे औजार, घोड़े और रथ थे, उनके पास अच्छी नस्ल के हाथी थे, जिस कारण मगध के उत्थान के लिए एक सशक्त सेना आसानी से तैयार हो सकी। मगध के उत्कर्ष में वहाँ के गतिशील समाज ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मगध का समाज रूढ़िवादिता के प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस काल में मगध में विद्वानों का मानना है कि अनार्य लोगों की बड़ी आबादी थी, और उस युग में जब वैदिक समाज पतनशील हो रहा था तो मगध का जो समाज था वह प्रगतिशील था, वह रूढ़िवादियों से मुक्त था, स्वतंत्र विचारों का समाज था, जिस कारण मगध में आसानी से राजनीतिक एकता स्थापित हुई और जिससे साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में इस गतिशील समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष था कि मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में वहाँ के योग्य सम्राटों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह एक संयोग ही था कि मगध को इस युग में
सुयोग्य और शक्तिशाली सम्राट मिले, जिनमें बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिन्होंने मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। मगध में जो विभिन्न राजवंश हुए, जिन राजवंशों ने वहाँ शासन किया, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से जो प्रमुख राजवंश हैं उनमें बृहद्रथ वंश को कई इतिहासकार महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, परंतु फिर भी क्योंकि महाभारत और पुराणों में इसका उल्लेख आया है, तो इसलिए हम मान सकते हैं कि मगध का पहला जो शक्तिशाली राजवंश था, जिस वंश में शक्तिशाली सम्राट हुए, उनमें पहला राजवंश था बृहद्रथ वंश। यद्यपि बृहद्रथ वंश को वैदिक साहित्य में ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, इसे एक प्रकार से व्रात्य या अपावन कहा गया है। व्रात्य का अर्थ एक प्रकार से पतित होता है, जो अपने आचार विचार से गिर जाता है। तो इस तरह वैदिक साहित्य में मगध को एक अपावन साम्राज्य के रूप में वर्णित किया गया है। परंतु जब हम ऐतिहासिक ग्रंथों में महाभारत और पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि महाभारत काल में या महाभारत के समय चेदीराज बसु के पुत्र बृहद्रथ ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाकर मगध में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था, और इसी कारण बृहद्रथ के नाम पर इस वंश को बृहद्रथ वंश भी कहा जाता है। इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए, उनमें महाभारत में हम एक प्रतापी राजा का नाम अक्सर सुनते हैं, जरासंध। तो जरासंध बृहद्रथ वंश का एक प्रतापी शासक हुआ, जिसने कि उस समय के जो प्रमुख राज्य थे, जिनमें काशी, कोसल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौवीर, मद्र, कश्मीर, गांधार आदि राजाओं को पराजित किया था, ऐसा उल्लेख महाभारत में मिलता है। यद्यपि ये तथ्य जो हैं अतिरंजित भी हो सकते हैं, और इसको हम मान सकते हैं कि ये जरासंध के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। पुराणों में भी इस प्रकार की कई अतिरंजित कथाएं मिलती हैं, परंतु यह भी सत्य है कि जरासंध महाभारत काल में एक शक्तिशाली सम्राट हुआ, जिसने कि अनेक राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, और इन राजाओं को श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन की सहायता से उन्हें मुक्त करवाया था। जरासंध की मृत्यु के पश्चात मगध का पतन आरंभ हो गया था, और उसके उत्तराधिकारी अयोग्य होने के कारण धीरे धीरे यह वंश समाप्त की ओर अग्रसर हुआ। बृहद्रथ वंश का जो अंतिम सम्राट था रिपुंजय, ऐसा माना जाता है कि उसके मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या कर दी थी और अपने पुत्र को मगध का राजा बनाया था। कुछ समय पश्चात महिम नामक सामंत ने अपने राजा की हत्या करके अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बिठाया, और यह बिंबिसार जो इतिहास में एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। बिंबिसार जब गद्दी पर बैठा तो बिंबिसार के वंश को हर्यंक वंश कहा जाता है, और इस तरह बिंबिसार ने हर्यंक वंश की स्थापना की और मगध की गद्दी पर बैठा। बिंबिसार ने हर्यंक वंश को गौरव ही नहीं दिलाया, बल्कि मगध साम्राज्य को एक सुदृढ़ साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, जिनमें कि महावंश का हम मुख्यतः उल्लेख करना चाहेंगे, महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध का नरेश या मगध का सम्राट बन गया था। बिंबिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अपने
पड़ोसी राज्यों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसमें कि उसने कोसल की राजकुमारी से विवाह करके काशी का प्रदेश प्राप्त किया तथा उस समय जो वज्जी संघ, एक वज्जी संघ जो प्रमुख संघ था और एक शक्तिशाली गणराज्य था, तो वज्जी संघ की राजकुमारी चेलना से विवाह करके बिम्बिसार ने वज्जियों से मित्रता कर ली और इस तरह उसने अपने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उस समय जो कौशल देवी थी वो कौशल के शक्तिशाली सम्राट प्रसेनजित की बहन थी और जो चेलना थी वह वज्जी संघ के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। साथ ही साथ उसने मद्र देश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया और इस तरह वैवाहिक संबंधों के द्वारा बिम्बिसार ने अपनी राजनीतिक स्थिति ही सुदृढ़ नहीं की बल्कि अपने साम्राज्य को भी स्थायित्व प्रदान किया। उसने अवंती के शक्तिशाली सम्राट प्रद्योत से भी मित्रता की। यद्यपि अवंती का सम्राट प्रद्योत क्रोधी स्वभाव का था और उसे मगध पर आक्रमण की आशंका थी, इसलिए बिम्बिसार ने प्रद्योत से मित्रता कर अपने साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान की। ऐतिहासिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि एक बार जब अवंती का सम्राट प्रद्योत अस्वस्थ हुआ तो बिम्बिसार ने अपने राजकीय वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए अवंती भेजा था। बिम्बिसार के महत्वपूर्ण कार्यों में अंग विजय का भी उल्लेख मिलता है कि बिम्बिसार ने अंग को विजय कर अपने साम्राज्य में मिलाया और जिससे मगध का साम्राज्य और भी विस्तृत हो गया। बिम्बिसार को एक अच्छा शासक माना जाता है, एक कुशल प्रशासक उसे कहा गया है और कुशल प्रशासन के कारण ही मगध का विस्तार संभव हो सका, मगध एक सुदृढ़ साम्राज्य बन सका। बिम्बिसार ने प्रशासन में सहयोग करने के लिए अनेक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें उपराजा, मांडलिक, सेनापति, सेनानायक, महामात्र, व्यावहारिक महामात्र, ग्राम भुजक आदि मुख्य थे। उसके दरबार में ग्रामों के प्रतिनिधियों को भी स्थान प्राप्त होता था। साथ ही साथ न्याय व्यवस्था भी कठोर थी, जिससे अपराधों पर कठोर नियंत्रण रहता था और इस तरह उसने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अनेक अधिकारियों को नियुक्त किया, जिनमें महामंत्र जो कि न्यायाधीश वर्ग से संबंधित थे, राजस्व संग्राहक जो राजस्व को एकत्रित करते थे आदि का स्थान मुख्य था। बिम्बिसार के धर्म के संदर्भ में ऐसा माना जाता है कि वह स्वयं बुद्ध का अनुयायी था, परंतु जैन धर्म के प्रति भी वह उदार नीति का पोषक था। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन में कहा गया है कि बिम्बिसार अपनी रानियों व कर्मचारियों सहित महावीर का अनुयायी बन गया था, परंतु साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि बिम्बिसार ने अनेक बार बुद्ध को भेंट दी थी और उनका सम्मान किया था। ब्राह्मण ग्रंथों में बिम्बिसार को ब्राह्मण धर्म का अनुयायी कहा गया है। इस तरह उस समय जो तीनों प्रमुख धर्म प्रचलित थे, ब्राह्मण धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, तीनों किसी न किसी रूप में बिम्बिसार को अपने धर्म का अनुयायी बताते हैं। बिम्बिसार ने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया और ऐसा माना जाता है कि उसके जीवन काल में ही उसका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठ गया था। अब इस संदर्भ में कि बिम्बिसार की मृत्यु किस प्रकार हुई, बौद्ध और जैन ग्रंथों के अलग अलग मत हैं।
बौद्ध ग्रंथ मानते हैं कि बिंबिसार को जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने मार दिया था, उसका वध कर दिया था और तब वह गद्दी पर बैठा। वहीं जैन ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा नहीं, उसकी हत्या नहीं की, बल्कि उसे कैद किया। और कैद में ही जब एक बार अजातशत्रु अपने पिता को देखने जा रहा था, तो यह जानकर कि कहीं अजातशत्रु उसको मार न दे, बिंबिसार ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। इस तरह दोनों ग्रंथ अलग अलग मत बिंबिसार के संदर्भ में रखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं, तो वहीं जैन ग्रंथ उसे पितृहंता नहीं मानते हैं। बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु, बिंबिसार की मृत्यु के पश्चात या उसके जीवन काल में ही उसका पुत्र अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इस संदर्भ में मतभेद हैं, परंतु अजातशत्रु जब गद्दी पर बैठा तो यह भी सत्य है कि उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। उसके संबंध कौशल से पूर्ववत नहीं रहे, वज्जियों के विरुद्ध उसे संघर्ष करना पड़ा, अवंती से उसने युद्ध किया। इस तरह अजातशत्रु को गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले कौशल से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिंबिसार की मृत्यु के बाद प्रसेनजित ने काशी का वह क्षेत्र वापस ले लिया था जो उसने अपनी बहन के विवाह के अवसर पर बिंबिसार को दिया था। इससे अजातशत्रु नाराज हुआ और उसने कौशल पर आक्रमण कर दिया। अंत में प्रसेनजित इस युद्ध में पराजित हुआ और उसने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी पुनः उसे वापस दे दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वज्जिसंघ से हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो वज्जिसंघ के प्रमुख चेटक की पुत्री चेलना से बिंबिसार का विवाह हुआ था। तो चेलना से बिंबिसार के दो पुत्र हुए थे, जिन्हें कि उनके नाना ने एक हाथी हल और बेहल और साथ ही एक मोतियों का हार भी, एक बहुमूल्य रत्नों से युक्त हार भी भेंट किया था। परंतु जब अजातशत्रु गद्दी पर बैठा तो ऐसा माना जाता है कि जो कीमती जो बहुमूल्य हार था और जो हाथी थे वह अजातशत्रु को न मिलकर चेलना के पुत्रों को वह हाथी और आभूषण मिले, जबकि अजातशत्रु चाहता था कि उसके सौतेले भाई वो बहुमूल्य हाथी और हार उसे समर्पित कर दें। इस प्रश्न पर जो है लिच्छवियों और अजातशत्रु के बीच युद्ध हो गया। कई विद्वान ये मानते हैं कि लिच्छवी साम्राज्य में एक रत्नों की जो खान थी उस पर जो है अजातशत्रु अधिकार करना चाहता था। इस कारण लिच्छवियों और अजातशत्रु में युद्ध हुआ। कारण जो भी हो, लेकिन यह सत्य है कि लिच्छवी संघ और वज्जिसंघ और अजातशत्रु में युद्ध हुआ और यह युद्ध अत्यंत लंबा चला। कई वर्षों तक अजातशत्रु जो है लिच्छवियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। इस संदर्भ में एक बौद्ध आख्यान मिलता है कि इस आख्यान से ऐसा ज्ञात होता है कि जब अजातशत्रु वज्जिसंघ पर अर्थात लिच्छवियों पर विजय प्राप्त नहीं कर सका तो उसने महात्मा बुद्ध से लिच्छवियों पर विजय प्राप्त करने का उपाय, तो ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब तक लिच्छवियों में एकता है तब तक उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अब जो है अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से लिच्छवियों में फूट डालने का प्रयास किया और वह इस प्रयास में सफल रहा।
अजातशत्रु के मंत्री वशकार ने अजातशत्रु द्वारा अपने राज्य से निकाले जाने का झूठ मूठ नाटक किया, धीरे धीरे लिच्छवियों का विश्वास अर्जित किया और बाद में उनमें फूट डाल दी। जब लिच्छवियों में फूट पड़ गई तो फिर अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूसल नामक नवीन अस्त्रों के द्वारा आक्रमण कर उन्हें पराजित किया। इस तरह 16 वर्षों तक चलने वाले इस युद्ध में अंततः फूट डालने के बाद ही अजातशत्रु को सफलता प्राप्त हुई। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि गणतंत्रों में जब तक एकता है उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। अजातशत्रु ने अवंती से भी युद्ध किया, क्योंकि अवंती के राजा प्रद्योत ने वत्स राज्य को जीत लिया था और जिस कारण जो है मगध और अवंती की सीमाएं मिल रही थी और इस कारण मगध और अवंती के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ गई। यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि इस युद्ध में विजयी कौन हुआ, परंतु ऐसा माना जाता है कि कालांतर में अजातशत्रु की मृत्यु होने के बाद यह युद्ध टल गया था। अजातशत्रु के धर्म के बारे में भी बिंबिसार के समान ही मतभेद हैं। बौद्ध ग्रंथ उसे बौद्ध अनुयायी मानते हैं और जैन ग्रंथ कहते हैं कि वह जैन धर्म का अनुयायी था। परंतु यह भी स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेष प्राप्त किए थे और राजगृह में स्तूप बनाकर उन अवशेषों को सुरक्षित करवाया था। अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई और अजातशत्रु ने इस प्रथम बौद्ध संगीति के लिए सभा भवन का निर्माण कराया था। इस तरह जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों अजातशत्रु को अपना अनुयायी मानते हैं। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। यद्यपि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन भी पितृहंता था। इस तरह अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन गद्दी पर बैठा और उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इस तरह मगध का उत्कर्ष चलता रहा। मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य बना।